Morning student. In this video lecture we will see consistency of linear system of equations. सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में दो टाइप्स के इक्वेशंस होते हैं, एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन और एक होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की को कंसिस्टेंस कब बोलेंगे। ठीक है, कंसिडर द लीनियर सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। अब ये लीनियर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स है सभी वेरिएबल्स की पावर 1 है, इसलिए इसको लीनियर बोलेंगे। और नॉन होमोजीनियस इसलिए क्योंकि इक्वल टू के बाद जो ये d1 d2 दिख रहा है ये नॉट इक्वल टू 0 है। अगर d1 d2 d3 सारी ये वैल्यू को अगर मैं 0 कर दूँ तो इसको होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलेंगे। ध्यान रखना, इसको आगे हम देखेंगे। ये नॉन होमोजीनियस है अगर इक्वल टू के बाद जो है वो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ है, और होमोजीनियस होंगे अगर इक्वल टू के बाद नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ रहेंगी। ठीक है, होमोजीनियस होंगे अगर इक्वल टू के बाद ज़ीरो वैल्यूज़ रहेगी, और नॉन होमोजीनियस रहेंगे अगर नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ रहेगी। ठीक है, अब इस सिस्टम को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में रिड्यूस करता हूँ। इन मैट्रिक्स फॉर्म दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज फर्स्ट मैट्रिक्स, जिसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके अंदर कोफिशिएंट पुट करते हैं वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है। जैसे यहाँ पे देखो पहला जो कॉलम रहेगा वो एक्स वेरिएबल का कोफिशिएंट रहेगा। ये जो फर्स्ट कॉलम है वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलेंगे। राइट है, तो फर्स्ट कॉलम जो दिख रहा है यहाँ पे ये जो एक्स का कोफिशिएंट दिख रहा है, तीनों इक्वेशंस में जो एक्स का कोफिशिएंट a1 a2 a3 रखे। फिर सेकंड कॉलम ये y का कोफिशिएंट इसमें मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। उसके बाद थर्ड कॉलम z का कोफिशिएंट रहेगा, और इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स। इसके अंदर एक वन कॉलम है इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। वेरिएबल सिस्टम में कितने वेरिएबल यूज़ है, x y z। इक्वल टू के बाद फिर ये इक्वल टू के बाद जो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ दिख रहे d1 d2 और d3, इसका जो है वो मैट्रिक्स बनेगा। इस तरह से किसी भी सिस्टम को आप मैट्रिक्स फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। और ये जो मैट्रिक्स बना आपके पास 3x3 मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं ए मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं। और ये वेरिएबल मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स से, और इक्वल टू के बाद जो मैट्रिक्स बना है इसको कैपिटल बी मैट्रिक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मैं इसके अगली स्लाइड में बताया हूँ। ए एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल। ठीक है, अब हम जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। फाइंड द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी। ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है, ये जो मैट्रिक्स आपने ए मैट्रिक्स कैलकुलेट किए हैं और ये जो बी मैट्रिक्स कैलकुलेट किए हैं, इसको एक मैट्रिक्स में रख देते हैं। इस तरह से देखो ए ऑब्लिक बी, और इसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसका आपको रैंक कैलकुलेट करना है। इसके रैंक पर जो है वो डिपेंड करता है सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब कैसे पहचानेंगे, द सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी इज कंसिस्टेंट इफ रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो मैट्रिक्स सी का रैंक मतलब ये दोनों मिलाकर है ना, ए ऑब्लिक बी, ये पूरा का पूरा सी मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स का रैंक इज इक्वल टू अगर है ए मैट्रिक्स के रैंक के, तो सिस्टम को कंसिस्टेंट बोलेगी, और अगर ये अनइक्वल है तो इसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। रैंक जो है वो प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी देखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देखिए, फिर बाद में ये वीडियो देखिए। बहुत आसान है आपका। ठीक है, एक मैट्रिक्स बन जाएगा, मैट्रिक्स का आपको सिंपली रैंक कैलकुलेट करना है, और रैंक अगर इक्वल है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो फिर उसके सोल्यूशंस रहेंगे। एक सोल्यूशन हो सकता है जिसको यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है। दो टाइप के सोल्यूशन होते हैं, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो नो सोल्यूशन रहेगा। राइट, इनकंसिस्टेंट है तो नो सोल्यूशन रहेगा। तो देखेंगे हम टाइप ऑफ सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। पहले यूनिक सोल्यूशन, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल इन सिस्टम। सिस्टम में जितने वेरिएबल है, जैसा मैंने अभी ऊपर जो सिस्टम बताया था उसके अंदर 3 वेरिएबल्स थे, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू अगर 3 आता है देन सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन। देखो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है तो सोल्यूशन रखेगा। सोल्यूशन या तो यूनिक होगा या तो इनफाइनाइट होगा। यूनिक कब होगा, जब ये दोनों का रैंक जो है वो इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होगा। सिस्टम में जितने वेरिएबल्स है, जैसे हमने अभी सिस्टम में 3 वेरिएबल्स बताए, तो दोनों का रैंक जो है अगर 3 है तो सिस्टम जो है वो यूनिक सोल्यूशन रखेगा। यूनिक का मतलब एक का मतलब जो वेरिएबल उसके अंदर यूज़ है उसके अंदर हर वेरिएबल की एक एक वैल्यू रहेगी। जैसा एक्स वेरिएबल है तो उसकी एक वैल्यू आएगी, वाई की एक वैल्यू और जेड की एक वैल्यू, इसको बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, सेकंड नंबर पे है इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन कब आएगा, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ
वेरिएबल्स इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर जितने वेरिएबल्स हैं, जैसा 3 वेरिएबल्स हमने यूज़ किए हैं ऊपर एक्स वाई जेड, तो 3 से छोटा क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, और 2 ही आता है, 1 तो आता ही नहीं है, राइट है, 2। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू, अगर 2 है तो सिस्टम जो है वो इनफाइनाइट सोल्यूशन रखेगा, ठीक है। रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए अगर है तो कंसिस्टेंट अगर रहेगा तो 2 सोल्यूशन हो सकते हैं, या तो यूनिक हो सकता है या तो इनफाइनाइट हो सकता। यूनिक सोल्यूशन कब रहेगा, जब दोनों का रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर रहेगा। सिस्टम में अगर 3 वेरिएबल्स है तो दोनों का रैंक इक्वल टू 3 रहेगा तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। और रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर है। लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब अभी हमारे सिस्टम में 3 वेरिएबल्स है, 3 से छोटा नंबर मतलब 2 अगर आता है दोनों का रैंक, सी का भी और ए का भी, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन रहेगा, राइट है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और दोनों का अगर अनइक्वल है तो नो सोल्यूशन। रैंक ऑफ सी इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए अगर है तो इनकंसिस्टेंट रहेगा सिस्टम और उसको कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा। तो ये 3 वैरायटी आपको याद रखना है नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए, ठीक है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम मतलब सिस्टम जिसके अंदर इक्वल टू के बाद जो है वो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ होती है, ठीक है। तो ये 3 वैरायटी सॉल्यूशंस की ध्यान रखेंगे, इस पर हम एग्जांपल भी देखेंगे। अब कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। अब यहाँ पे होमोजीनियस सिस्टम की बात हो रही है। होमोजीनियस मतलब इक्वल टू के पास 0 रहेगा, मतलब जो सिस्टम हमने बनाए थे ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसके अंदर जो इक्वल टू के बाद वाला जो मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स वो 0 रहेगा। मतलब ये सिस्टम ऐसा बन जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, राइट है। इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको होमोजीनियस सिस्टम बोलेंगे, राइट है। द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। ध्यान रखना है कि ये कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होता है। होमोजीनियस सिस्टम हमेशा जो है वो कंसिस्टेंट रहेगा एंड हैज़ आइदर ट्रिवियल सोल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशंस मतलब यूनिक सोल्यूशंस होता है, जो इसको ट्रिवियल बोलते हैं। ट्रिवियल मतलब ऑब्वियस होता है। ऑब्वियस का मतलब यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो नोन रहेगा, आपको 0 सोल्यूशन रहेगा, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आएंगी, 0 आएंगी। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन तो पता है आपको, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन रहेंगे, एक्स की इनफाइनाइट वैल्यूज आएगी, वाई की इनफाइनाइट और जेड की इनफाइनाइट, तो इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस बोलेगी, राइट है। तो होमोजीनियस सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होता है, ध्यान रखना, कभी भी इनकंसिस्टेंट होता ही नहीं है। और इसके पास जो है वो या तो ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, 0 सोल्यूशन को ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं, या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होते हैं। अब कब कब होते हैं ये हम देखेंगे। ट्रिवियल सोल्यूशन, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द सिस्टम, और या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। देखो इसमें 2 वैरायटी है, या तो रैंक ऑफ ए जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल रहेगा, क्योंकि सिस्टम जो है ऐसा रहेगा। देखो यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो नहीं बनेगा, ए एक्स इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो यहाँ पे जो है ये जो मैट्रिक्स ए बना, अगर इसका डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम को ट्रिवियल सोल्यूशन रहेगा। ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब आपको सोल्यूशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देना है एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन है, ए की सोल्यूशन है, राइट है। होमोजीनियस को ट्रिवियल सोल्यूशन कब रहेगा, जब सिस्टम में जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए बन रहा है उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, या फिर ए का रैंक जो है वो इक्वल रहेगा नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर। तो आप यही याद रखो, रैंक डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब 0 सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब रहेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल इन द सिस्टम और डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो आप ये वाला सेकंड नंबर वाला याद रखेंगे। अगर सिस्टम में जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन रहा है होमोजीनियस सिस्टम में, उसका डिटरमिनेंट अगर इक्वल टू 0 है तो सिस्टम को इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस रहेंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब नॉन जीरो सोल्यूशन, यानी एक्स की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज रहेगी, वाई की और जेड की भी, ठीक है। तो ये होमोजीनियस के लिए ये आप याद रखना, मैं इसका क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करवाऊंगा, बहुत आसान है। सिस्टम दिया है होमोजीनियस है, उसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लो, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ट्रिवियल सोल्यूशन बोल दो। ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन, और डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आता है तो आप उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन बोल दो, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, राइट है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे नॉन होमोजेनियस सिस्टम के क्वेश्चंस देखेंगे। टेस्ट द कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व। इस सिस्टम, ये जो 3 वेरिएबल्स है इसके अंदर, इस सिस्टम को आपको टेस्ट करना है कि कंसिस्टेंस है या नहीं है, और अगर है तो सोल्यूशंस उसका कैलकुलेट करना है, ठीक है। कंसिस्टेंस रहेगा तो 2 टाइप के सोल्यूशंस हो सकते हैं, उसको यूनिक सोल्यूशन हो सकता है या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो सकते हैं। तो गिवन सिस्टम है, मैंने इसको लाइन से लगा दिया हूँ, इक्वेशन नंबर 1 2 3,
अब हमको करना क्या है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो ये मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब ये 1 1 1 1 पहला कॉलम, सेकंड कॉलम 1 2 4 कोफिशिएंट ऑफ वाई, थर्ड कॉलम 1 3 9 कोफिशिएंट ऑफ जेड। फिर वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, और उसके बाद इक्वल टू के बाद ये जो 3 4 6 दिख रहा है, 3 4 6 ये मैट्रिक्स बना के इसको कॉलम मैट्रिक्स बना के लिखेंगे, राइट है। ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है क्योंकि इक्वल टू के बाद नॉन जीरो वैल्यूज है। तो ये बन गया आपका ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये ए मैट्रिक्स हो गया, ये एक्स मैट्रिक्स हो गया, ये बी मैट्रिक्स हो गया। इसका हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी बनाएंगे, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू। अब द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू क्या होता है, इसके अंदर ए और बी मैट्रिक्स को कंबाइन करके लिख देंगे। तो ये लिख दिया हमने कंबाइन करके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, और ये सी मैट्रिक्स का हमको रैंक कैलकुलेट करना है। और रैंक ऑलरेडी हमने देखे कैसे कैलकुलेट करती है प्रीवियस वीडियो में, राइट है। ये कॉलम नंबर 1 का जो पहला पोजीशन दिख रहा है ये डायगोनल एलिमेंट है, ये भी डायगोनल एलिमेंट है, ये भी डायगोनल एलिमेंट है। इसके नीचे के सब जीरो करना है, ये जो डायगोनल पोजीशन दिख रही है इसके नीचे के जीरो करना है। अब इसके नीचे जीरो करना है तो ये डायगोनल पोजीशन की हेल्प लेना है, और इसकी हेल्प से ये यहाँ पे जो कॉलम नंबर 1 की पहली पोजीशन के नीचे वाली जो दो पोजीशन दिख रही है, दोनों पोजीशन पे जीरो करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो देखो पहला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये वाली पोजीशन के लिए देखो यहाँ पे नंबर 1 है, यहाँ पे भी नंबर 1 है, राइट है। तो सिंपल क्या करना है, 1 - 1 यानी ज़ीरो करना है, यानी रो नंबर 2 चेंज करना है आपको, रो नंबर 2 चेंज करना है। रो नंबर 2 चेंजेस, और कैसे चेंज करना है, रो नंबर 2 को माइनस करना है रो नंबर 1 में से, ठीक है, क्योंकि इसी की हेल्प लेना है आपको। और यहाँ पे ये जो तीसरा पोजीशन दिख रहा है, यहाँ पे भी जीरो जो है वो यही पोजीशन की हेल्प से आएगा, और यहाँ पे भी जो है 1 है, तो यहाँ पे भी आसान फार्मूला बन जाएगा R3 चेंज। R3 कैसे चेंज हो जाएगा, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, इस तरह से चेंज होगा, राइट है। ये रो ट्रांसफॉर्मेशन आसान है। तो देखो रो नंबर 2 क्या बन जाएगा, रो नंबर 2 सिंपल क्या करना है आपको, ये 1 - 1 0, रो नंबर 2 हो जाएगा 0, और सेकंड 2 - 1 1, 3 - 1 2, राइट है, 4 - 3 1। तो ये रो नंबर 2 हो जाएगा आपको। रो नंबर 2 आपको ये लिखना है 1 0 1 2 1। रो नंबर 3 क्या हो जाएगा, रो नंबर 3 भी हम यहाँ देख लेते हैं, अगली स्लाइड में मैं बताऊँगा। 1 - 1 ये यहाँ से इसको माइनस करना है, तो 1 - 1 ये हो जाएगा 0, कॉमा ये 4 - 1 ये हो जाएगा 3, राइट है। और ये हो जाएगा 9 - 1 ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 6 - 3 हो जाएगा 3। तो ये रो नंबर 3 हो गया, राइट है। तो मैं अगली स्लाइड में इसको बताया हूँ ये फॉर्मूला जो हमने बनाए हैं, और फिर ये हमने रो नंबर 2 और रो नंबर 3 चेंजेस हो गई। ये इक्वल टू का सिंबल हटा के इक्विवेलेंस का सिंबल लगाया, राइट है। अब सेकंड कॉलम के अंदर सेकंड पोजीशन, ये डायगोनल पोजीशन, इसके नीचे जीरो करना है इसकी हेल्प से, राइट है। ये पोजीशन की हेल्प से 1 1 ये जो डायगोनल पोजीशन दिख रहा है सेकंड कॉलम में, सेकंड पोजीशन ये डायगोनल पोजीशन है, इसकी हेल्प लेना है। और यहाँ ये जो 3 दिख रहा है 3 की पोजीशन पे जीरो करना है। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लाना पड़ेगा, मतलब रो नंबर 3 को 3 से मल्टीपल देना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रो नंबर 3 चेंज। रो नंबर 3 कैसे चेंज कर रहे हैं, रो नंबर 3 को माइनस कर रहे हैं रो नंबर 2 में से 3 मल्टीपल देकर, राइट है। 3 मल्टीपल देना ज़रूरी है क्योंकि 3 × 1 3 होगा, फिर 3 - 3 0 होगा, राइट है। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, रो नंबर 3 है आपके पास 0, उसके बाद है 3, उसके बाद है 8, उसके बाद 3 है, ये रो नंबर 3 है आपकी, राइट है, रो नंबर 3 है माइनस। फिर फॉर्मूले के अंदर क्या है, 3 से मल्टीपल देना है, किसको 3 से मल्टीपल दे रहे हैं, रो नंबर 2 को। 3 मल्टीपल रो नंबर 2 क्या है, 0 1 2 1, राइट है। तो देखो मैं 3 से यहाँ से 3 0 - 0 0, ये रो नंबर 3 बन जाएगा। 3 - 3 से मल्टीपल दे रहा हूँ 0, 8 - 6 है ना, ये 3 से मल्टीपल होगा तो ये 6 हो जाएगा। 8 - 6 कितना हो जाएगा 2, उसके बाद ये 3 - 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट है। तो ये मैंने किया हूँ फॉर्मूला बनाया हूँ R3 - 3 R2, राइट है। और ये फिर इसके ऊपर रो नंबर 3 हमने चेंज किया, राइट है। देखो अब यहाँ से हम सी मैट्रिक्स ये पूरा मैट्रिक्स सी है। पूरे मैट्रिक्स के अंदर देखो कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, ये भी नॉन जीरो रोज है, ये भी नॉन जीरो रोज है, ये भी नॉन जीरो रोज है, क्योंकि इसके अंदर 2 ≠ = 0 आंसर है। तो 3 नॉन जीरो रोज है, मतलब रैंक ऑफ ए हो गया आपका, रैंक ऑफ सी 3 हो गया है, राइट है, रैंक ऑफ सी हो गया आपका 3।
अब ये लास्ट वाला जो कॉलम है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, ये तो बी मैट्रिक्स था, ऑब्लिक के बाद जो है वो बी मैट्रिक्स है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के जो मैट्रिक्स बना आपका वो ए मैट्रिक्स बना। ए मैट्रिक्स के अंदर कितनी नॉन ज़ीरो रोज है? 1 2 3, राइट है। तो ए मैट्रिक्स के अंदर 3 नॉन ज़ीरो रोज है, इसलिए रैंक ऑफ ए भी कितना आ गया? 3 आ गया। तो इसी मैट्रिक्स से आप जो है वो ए और सी दोनों का रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू 3 हो गया और रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 हो गया, राइट है। तो ये लास्ट वाला जो मैट्रिक्स है ये आप ध्यान रखना मैं इसको फिर से यूज़ करूँगा सॉल्व करने के लिए, इसको स्प्लिट करके। जैसा पहले मैंने इसको अलग अलग बनाया था, ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स ये ए मैट्रिक्स है और फिर वेरिएबल मैट्रिक्स आता है और ये बी मैट्रिक्स आता है। तो इसको स्प्लिट करके मैं लिखूँगा वापस से फिर से सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 आ गया, रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू 3 आ गया, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 आ गया। मतलब आपके पास क्या मिला? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू 3, और 3 क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। सिस्टम के अंदर 3 ही वेरिएबल्स है, एक्स वाई जेड, राइट है। तो कौन सा सोल्यूशन है? यूनिक सोल्यूशन। अगर रैंक ऑफ सी और रैंक ऑफ ए अगर इक्वल है और इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है तो सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट रहेगा, क्योंकि ए और सी का रैंक इक्वल है और इक्वल टू जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है, तो यूनिक सोल्यूशन। और अगर छोटा है, लेस है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, राइट है। तो यहाँ पे इक्वल है, इसलिए गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक सोल्यूशन, राइट है। तो इससे हमने ये रिजल्ट लिखा है। अब जो है मैं यूनिक सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, जो लास्ट वाली स्टेप मैंने बताया था आपको, मैं उसको स्प्लिट करके लिख रहा हूँ। देखो ये ए मैट्रिक्स मैंने अलग कर दिया हूँ लास्ट वाली स्टेप में, लास्ट वाली जहाँ से हमने ए और सी का रैंक लिखे थे, राइट है। ये वेरिएबल मैट्रिक्स लगा दिया और ये बी मैट्रिक्स को अलग कर दिया, राइट है। अब ये लास्ट वाली रो से पहली इक्वेशन हम बनाएंगे। देखो लास्ट वाली रो से पहली इक्वेशन क्या बनाएंगे? 0x लिखने की ज़रूरत नहीं, 0y लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस 2z और इज इक्वल टू 0। तो 2z इज इक्वल टू 0 ये बन गई हमारे पास। लास्ट रो से बनाया मैंने, 2z इज इक्वल टू 0 मतलब z इज इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू आ गई। तो z की एक वैल्यू आ गई। यूनिक सोल्यूशन मतलब एक वैल्यू आएंगी, x की एक वैल्यू आएंगी, y की एक वैल्यू आएगी और z की एक वैल्यू आएंगी। तो हम नीचे से शुरू कर रहे हैं, नीचे वाली रो से मैंने ये इक्वेशन बनाया। अब जो है ये मिडिल वाली जो रो दिख रही है, मैं इससे एक इक्वेशन बनाऊंगा, सेकंड इक्वेशन। तो 0x लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस y 1y मतलब y प्लस 2z इज इक्वल टू 1। तो ये सेकंड इक्वेशन, y प्लस 2z इज इक्वल टू 1। z की वैल्यू यहाँ पे 0 लगाएगी तो y इज इक्वल टू 1 आंसर। z की वैल्यू ये 0 लगा दिया मैंने, तो y इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया, ठीक है। y की भी वैल्यू आ गई। अब जो पहली इक्वेशन, पहली जो रो दिख रही है, ये यहाँ से ये तीसरी इक्वेशन बनाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। तो ये बन गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे मैं रख रहा हूँ y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 0। ये y की वैल्यू 1 रखे और z की वैल्यू 0 रखे, तो 1 इस साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, x की वैल्यू 2। तो ये x इज इक्वल टू 2 आ गया, राइट है। तो ये यूनिक सोल्यूशन, x की एक वैल्यू आ गई, y की एक वैल्यू आ गई, z की एक वैल्यू आ गई। तो आपको पहले कंसिस्टेंट गेस करना है। कंसिस्टेंट अगर है तो फिर यूनिक सोल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट है। यूनिक सोल्यूशन है तो फिर आपको यूनिक सोल्यूशन ऐसे कैलकुलेट करके बताना है जैसे मैंने बताया हूँ, और अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट बताना है जैसे मैं अगले वीडियो में आपको करके बताऊँगा। ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, दोनों के यूनिक सोल्यूशन आते हैं, ये उसके आंसर है, ठीक है। तो इसमें अगर डाउट आते हैं तो डाउट आप मेरे से पूछे। इस वीडियो में जो है बस इतना ही। अगले वीडियो में जो है हम इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।